नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा आपकी 5 मिनट क्लास थोड़ा सा विलंब से शुरू हुई, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। देखिएगा सर, आज आप लोगों के लिए रेशियो में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट फिर से आप लोगों के सामने लिखने वाला हूं। आज मैं सर आप लोगों को आय व्यय संबंधी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको आय और व्यय संबंधी कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करके बताऊंगा कि कैसे आप आय व्यय से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना है। कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि इन कॉन्सेप्टों का यूज आपके एग्जाम बेस पे जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उन पे बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना है, और अगर कहीं कोई किसी भी प्रश्न में दिक्कत आए तो बेहिचक आप बताइएगा, हम आपको उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे क्या हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। बहुत छोटे से प्रश्न से एक शुरुआत करते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिएगा भाई, रेशियो क्लास 5। ठीक, देखिएगा रेशियो की क्लास 5 में क्या चीज़ें आप लोगों को आज बतानी है। अभी मैं आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा ज़रा। हाँ, अब बताइएगा, अब आपकी समस्या सुनेंगे। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया है वो क्या है, ज़रा देखिएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिएगा क्या है, प्रति माह ए तथा बी की आय का अनुपात। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। 5:4 है। ठीक कर रखा है। तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। ठीक, आय का अनुपात दे रखा है और खर्च का अनुपात दे रखा है। और क्या बता रहे हैं भाई, कह रहे यदि प्रत्येक 800 रुपए की बचत करता है, यदि प्रत्येक 800 रुपए की बचत करता है, बचत करता है, तो पूछा गया है ए की आय ज्ञात करो। ए की आय ज्ञात करो। ये दोस्तों इतना बेसिक लेवल का सवाल है कि आजकल एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कहो पूछा भी ना जाए। इतना ज़्यादा बेसिक लेवल का सवाल है कि हो सकता है कि आजकल की परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा भी ना जाए। तो अब आप सोचेंगे जब पूछा नहीं जाएगा तो बता काहे रहे। अरे भाई, सवाल के कॉन्सेप्ट की शुरुआत करनी है तो कम से कम एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत तो बनती है। ठीक, अब देखिएगा किस तरीके से आपको ये सवाल जवाब देना है, केवल आराम से समझो। सीधे सीधे आप देख सकते हो, ये ए है, ये बी। इस बंदे की अगर आप आय देखेंगे तो इसकी आय कितनी है 5, इसकी आय कितनी है 4। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर इनके खर्च अगर आप देखेंगे तो खर्च मतलब व्यय, व्यय का अनुपात 3 मतलब 2। अब जरा गौर से देखो, आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये भी कितना बचत करता है, 800 रुपए की बचत करता है, और ए भी 800 रुपए की बचत करता है। ठीक, अब प्रश्न में इन्होंने जो आपसे पूछा है वो क्या है, जरा गौर करिए। आप देखो आपकी बचत कितनी है, 5 कमाए 3 खर्चा बचे का 2,
यहाँ पे 4 कमाए, 2 खर्च किए, बचे कई 2। ये बताओ इनके हिसाब से प्रत्येक बंदे की बचत यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी बचत 2 है, इसकी बचत 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है 800। तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट इस 2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 800। इस 2 की वैल्यू 800, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। एक की वैल्यू जैसे ही 400 आएगी तो आप अगर एक क्या है बताएंगे 4 पंचे 20, मतलब कितने रुपए 2000 रुपए। तो किस तरीके से प्यारे साथियों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे बताइएगा। किसी प्रकार की कोई समस्या आई? बिल्कुल जीरो लेवल का सवाल है। कोई भी आदमी से अगर ये सवाल पूछा जाए तो उस आदमी को सवाल लगाने में कतई दिक्कत नहीं होगी। वो यहाँ से कहेगा अच्छा यार इनकम 5 और 4 है, अच्छा इसने 5 कमाए, इसने 4 कमाए, इसने 3 खर्चा किए, इसने 2 खर्चा किए, इसकी बचत कितनी है 2, इसकी बचत कितनी है 2। यहाँ पर आपने देखा आपकी प्रत्येक की बचत 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे बचत कितनी है 800। तो बताओ 2 की वैल्यू 800 लिखोगे, एक की वैल्यू क्या आई 400। जैसे ही एक की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू कितनी आई 2000। ठीक, ये सवाल कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में लगा सकता है, लेकिन अब क्या ऐसा है जो एग्जाम में आएगा? और अगर आ गया तो अगर जानकारी सही ना हुई तो आंसर भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा उस प्रश्न के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। जरा देखिएगा, इसको हटा देते हैं, जरा गौर से देखिएगा अगला प्रश्न। बहुत अच्छे तरीके से अगले प्रश्न पे ध्यान देना। पहला प्रश्न आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब थोड़ा सा लेवल 2 के प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। लेवल 2 पे जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे तो अब प्रश्नों का बहाव थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो भैया, थोड़ा सा लेवल 2 में पहुंचे, थोड़ा सा लेवल अपडेट किया सवाल का। क्या पूछने लगा? कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 4:5 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है भाई 4:5 है। 4:5 है। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है? और क्या रखा है यहां पर? तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:9 है। तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:9 है। भैया जी मासिक खर्चों का अनुपात कितना दिया है भाई 7:9 है। यदि दोनों हर महीने 500 बचाते हैं, यदि दोनों में से प्रत्येक 500 रुपए हर माह बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। अब जब यह सवाल पेपर में आया तो जैसे ही इस सवाल को लगाने के लिए स्टूडेंट ने अपना कलम उठाया और इस सवाल को लगाने की उसने शुरुआत की। अभय बेटा बहुत ध्यान से, मन्यू जी ध्यान दीजिएगा, अभय जी ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, ताकि सवाल समझ सकें। आप देखेंगे ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति, कोई बुराई नहीं। इसकी इनकम आप लिखिएगा, इसकी इनकम कितनी है भाई 4 है, इसकी इनकम 5 है, कोई बुराई नहीं। खर्च लिख लीजिएगा, खर्च का अनुपात लिखा 7:9। अब हम बचत निकालने का जैसे ही प्रयास करेंगे, जैसे ही हम बचत निकालने गए तो हमने देखा इसने कमाया 4 और खर्चा कितना कर दिया 7। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इन भाई साहब ने देखो कमाया कितना 5, खर्चा कितना कर दिया 9। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं पॉसिबल हो सकता है। अच्छा एक बात तो चलो ये हो गई। दूसरी बात यहीं पे देख लो, आप देख रहे हो दोनों में से प्रत्येक आदमी 500 बचाता है। आप ऐसे भी देखो, इसकी बचत देखोगे 3 है और इसकी बचत देखोगे 4 है।
यहाँ पर आपकी बचत 3 है, यहाँ पे बचत 4 है, जबकि बचत प्रत्येक की 500, मतलब बचत प्रत्येक की बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर ये सवाल एग्जाम में लड़के को दिखेगा तो उसे हर दृष्टिकोण से ये सवाल गलत ही लगेगा। कई बार तो लड़के परीक्षा में जब पेपर देके आते तो लड़के हमें बताने लगते सर एक क्वेश्चन रेशियो का आया था लेकिन बिल्कुल गलत सवाल आया था। हमने कहा क्यों गलत आया था? कह रहे थे आदमी कमा कम रहा था, खर्चा ज्यादा कर रहा था। ठीक, अब समझिए, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन बस इसके लगाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। लगाने का तरीका क्या होगा अब देखिएगा सर। यहां पर प्रत्येक की बचत 500 है, यहां पर लिख लीजिएगा, यहां पर 500 रुपए बचत है और यहां पर 500 रुपए बचत है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस सवाल का शॉर्टकट सीखना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि मैं आपको इसका शॉर्टकट बता सकूं। जरा गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है आपको, यहां पे इन दोनों को इस तरीके से आप एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। बंद किया, आप केवल ध्यान दो, इसका गुणा इधर करो, 7 पना कितना होगा 35, और इसका गुणा इधर करो तो 9 चौको कितना होगा 36। ये बताओ 35 और 36 का अंतर कितना 1। ये समझ आया? अब इधर देखो, यहां पर जब गुणा करोगे तो 7 पना 3500, यहां पर गुणा करोगे 9 पना 4500। एक बात बताओ, यहां पर आपका जब आप देख रहे हैं तो 3500 4500 आ रहा है, मतलब आपके हिसाब से अंतर अगर देखा जाए तो अंतर कितना आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 1000 का अंतर आ रहा है। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिएगा 1000 का अंतर आ रहा है। अब यहां पर देखिएगा आपका अंतर 1000 है, यहां पे अंतर 1 है, तो बताओ इस 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी बनी 1000। अगर 1 की वैल्यू 1000 आ गई तो आपसे पूछा गया किसकी आय, इसकी आय। तो बताओ अगर पहले कैंडिडेट की आय बताओगे तो यहां पर 4 की वैल्यू कितनी बनी 4000, और दूसरे कैंडिडेट की वैल्यू यहां पर पूछी जाए तो बताओ 5 की वैल्यू कितनी बनी 5000। बताओ दोस्तों समझ आया कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, रिपीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत बताइए सर। सवाल का कॉन्सेप्ट एकदम सबको समझ आया? अगर इस तरीके का सवाल कभी पेपर में आएगा तो लगा लेंगे आप लोग। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा पारुल जी बिल्कुल बेटा हम आपको बता देंगे, केवल ध्यान दीजिएगा। वैसे बेटा मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि इस सवाल के लगाने का जो प्रॉपर मेथड है, जो एक प्रॉपर मेथड है वो क्या है, जरा इधर बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। ऐसा क्यों करते हैं तब आपको इसका रीजन क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं इस कॉन्सेप्ट को हटा रहा हूं, मैं एक सवाल और बता दूंगा, चिंता मत करना। देखो जरा, बिल्कुल बेटा हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी सारी चीजों का जवाब दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखो जब इस सवाल को सही तरीके से लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है सुनो। इसकी इनकम लिखो 4x, इसकी इनकम 5x, ये आय हो गई। अब यहां पे खर्चा 7y और खर्चा 9y। एक बात बताओ, आय में से खर्चा घटाओगे तो बचत बनेगी, मतलब आय है 4x, खर्चा है 7y, तो बचत कितनी 500। समीकरण 1। इसमें देखो आय कितनी 5x और खर्च कितना 9y बराबर कितना 500। बेटा समीकरण नंबर 2। एक बात बताओ बच्चों, समीकरण आप बराबर करके घटाते हो कि नहीं घटाते हो? समीकरण बराबर करके घटाते हो? बेटा कॉमन सेंस से लगाओ। अच्छा ये बताओ हमें किसका मान चाहिए? x का मान। x का मान चाहिए तो किसका गुणा, किसको काटोगे? y को काटोगे। y को सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता है, ऊपर गुणा 9 से नीचे गुणा 7 से, ऊपर गुणा 9 से नीचे गुणा 7 से, ऊपर गुणा 9 से नीचे गुणा 7 से। जरा गौर से देखना, देखो अगर हम घटाएंगे तो ये पद कट जाएगा, घटाने पर कटेगा, और 9 चौको 36, 7 पना 35 का अंतर x आ गया बराबर 9 पना 45 और 7 पना 3500 का अंतर 1000 आ गया। बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आई 1000 आई। अब जब x की वैल्यू 1000 आई तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 4000, ये वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी 5000। बताओ क्यों ऐसा करते हैं? इस क्यों का जवाब आपको मिला? क्यों का जवाब बेटा आप लोगों को मिला? समझ आया कि क्यों ऐसा करते हैं? इसीलिए मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था। अब शॉर्टकट एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान देना।
दोबारा से समझ लो शॉर्टकट, ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सवाल दोबारा से लगा लो। अगला सवाल मैं आप लोगों को अभी लगाने के लिए दूंगा, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, आय लिखो 4 5, फिर खर्च लिखो 7 9, फिर बचत लिखो 500 500। अब आपको डायरेक्ट आंसर देना है तो तरीका सीखो। 9 चौको 36, 7 पना 35, अंतर 1, 9 पना 7 पना 3500, 9 पना 4500, अंतर 1000। बताओ बेटा, यहाँ पर 1, यहाँ 1000, डायरेक्ट 1 की वैल्यू 1000 आ गई बेटा, ये इसकी वैल्यू निकलेगी 4000, इसकी वैल्यू निकलेगी 5000। तो डायरेक्ट निकालने के लिए ये तरीका मैंने आप लोगों को समझाया है कि यहां पर आप कैसे सॉल्व करेंगे। अरे भाई, खर्च निकालने का आप कोई दिक्कत है नहीं रह गया। शिवम बेटा ये बताओ, इनकम कितनी 4000, बचत कितनी 500, 4000 में 500 बचे तो 3500 खर्च हो गया। यहां देख लो 5000 में 500 खर्च हो गया तो 4500 बचत हो गए, सॉरी 500 बचे तो कितना 4500 खर्च हो गया। खर्च निकालना तो बेहद आसान है, मेन था आय को निकालना। आय निकल आएगी तो सब निकल आएगा। बिल्कुल बेटा, एक और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, आप लोग लगा के दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है सर। चलो देखो, एक सवाल आप लोगों को और करवाते हैं। देखिएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा सवाल लिखते हैं, जरा देखिएगा। जब ये सवाल एग्जाम में आते हैं सर तो मजा आ जाता है एग्जाम में। अच्छे अच्छे स्टूडेंट इन सवालों में लगाने में गड़बड़ी कर देते हैं। मैंने आपसे बताया कि ये सवाल छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है। ये आपके जितने भी प्रश्न हैं सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा भैया। तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, तथा उनके व्यय का अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल अच्छे तरीके से देखना है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, 9:5 है, 9:5 है, ठीक है। और क्या दे रखा है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 की बचत करते हैं और 900 की बचत करते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। चलो भाई फटाफट आप लोग लगाने का प्रयास करो भाई। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, आप आराम से लगा सकते हो। सभी लोगों का आंसर आया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चलिएगा मैं आपको एक बार बता देता हूं, जिन बच्चों का आ गया बहुत अच्छी बात, जिनका गड़बड़ हो रहा है वो जरा बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें दोस्तों। सबसे पहले आय लिखो, पहले आदमी की आय 5 है, दूसरे की आय 3। फिर इनका खर्च लिखो, खर्च इसका 9 है, इसका 5 है, ठीक। फिर बचत लिखो, इसकी कितनी है 1300 बचत है, इसकी कितनी है 900 बचत है। चलो भाई अब कैसे सॉल्व करोगे, बड़े आराम से सॉल्व करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, बड़े आराम से सभी बच्चों को समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया था, ऐसे करो, 9 तिया 27 और 5 पंचे 25, 27 और 25 का अंतर कितना आया, 2। ठीक, अब यहां पर 9 निम 8100 और 13 पचे 6500। अगर 8100 और 6500 का अंतर निकालोगे तो दोस्त मिलेगा कितना, 1600। बताओ तरीका क्लियर। इस 2 की वैल्यू क्या लिख दो, 1600। बेटा 2 की वैल्यू 1600 आ गई, बताओ 1 की वैल्यू क्या बनी, 800। 1 की वैल्यू 800, इसका मतलब इसकी आए 8 पंचे 4000, इसकी आए 8 त्रिका 2400। बताइएगा सर, आंसर निकालने का बेहतरीन मेथड है कि नहीं है? क्या इसके अलावा आप लोगों के दिमाग में कोई ऐसा मेथड है जो एक्स वाई के अलावा आपको ये सवाल लगाने में मदद कर सके? आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड है, इससे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। मतलब सवाल लगाने में कोई गलती की संभावना नहीं, कोई गलत होने का चांस नहीं, किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए हर हाल में आपका सही आंसर आएगा। बताइएगा बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो तो बताओ। एकदम बढ़िया समझ आ रहा है? अरे यार कमेंट करके बता तो दिया करो, लाइव क्लास पढ़ते हो फिर भी कम से कम बता तो दिया करो कि यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसा लगता है हमें पता नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे मोबाइल ऑन करके रख के ये लोग कहीं चले जाते हैं घूमने। अरे बता दिया करो यार, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, ज्ञानदीप क्लियर हो रहा है? अमिता बेटा आपको, रजत त्रिपाठी, आकाश, चलो भाई, पारुल जी बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी, चलो भाई बहुत अच्छा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो इसका एक सवाल और आपके परीक्षा में पूछा गया था, चलो एक और सवाल आपको करवा देते हैं। एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था भाई, एक सवाल और करवा देते हैं, देखते हैं कैसे आप लोग लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते। ध्यान दीजिए भाई, देखो क्या दिया गया है, लिखा है आपसे कह रखा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2। बहुत छोटा सा सवाल है। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। ठीक, और क्या बता रहे भाई, वे दोनों क्रमशः 2:3 में खर्च करते हैं। वे दोनों क्रमशः 2:3 में खर्च करते हैं, तथा 2:1 में बचत करते हैं। 2:1 में बचत भी करते हैं। यदि दोनों की कुल बचत, यदि दोनों की कुल बचत यदि दोनों की कुल बचत 4500 हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। प्रत्येक की आय ज्ञात करो। चलिएगा, बहुत अच्छे बेटा, सभी लोग लगाइएगा। अलग अलग आंसर आ रहे भाई।
सभी लोग भाई आंसर दीजिएगा इस बार, मैं आप सभी से आंसर जानना चाहता हूं। रजत बेटा आंसर दो। रजत जी आंसर दीजिए बेटा, आंसर, सभी लोग आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। भाई ये लिए मैं आपसे कर रहा हूं इन सवालों को। चलो भाई, मुझे एक आध आंसर ही सही लग रहे हैं, बाकी तो सब मुझे सही नहीं लग रहे हैं, एक आध ही लग रहे हैं। देखो भाई कैसे, सबसे पहले यहां पे दोस्त देखो क्या करना है आपको, ये बताओ, इन्होंने कहा है कि बचत, देखो एक में एक बात बताओ, तो अनुपात 1 मतलब टोटल कितना 3, इनकी बचत टोटल कितनी, कुल बचत 4500, तो बताओ 3 की वैल्यू दोस्त 4500 हो गई। 1 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 1500, तो इसका मतलब 15 दूनी 30 मतलब 3000 हो गया, ये मतलब 1500 हो गया। बताओ तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना तो समझ आ ही गया होगा सबको। चलो भाई अगर इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। अब आगे सवाल लगाओ, ये बताओ आय अगर लिखोगे तो ए और बी दो बंदे, सबसे पहले आप इनकी आय लिखो तो 3:2 आय, फिर इनका खर्च लिखो बेटा, खर्च कितना है 2:3, फिर इसकी बचत कितनी है 3000 बचत है, इसकी बचत कितनी है 1500 बचत है। बताओ इतना तो समझ आ ही गया होगा, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सवाल लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया था कि 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, अंतर आया 5, वही काम नीचे कर लो, ये 3000 ये 9000, आपका अंतर आएगा 6000। बताओ तुम्हारा 5 है यहाँ पे 6000 है, तो बताओ दोस्त 5 की वैल्यू कितनी बनी, 6000 बनी कि नहीं बनी? 5 से काटो 12 पंचे 60, 1 की वैल्यू बनी कितनी 1200। यार यहाँ पर देखो 12 तिया 3600 और 12 दूनी 2400, ये इनकी दोस्त क्या बन गई भैया जी? अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये इनकी क्या हो गई, आय हो गई। बताइएगा किस तरीके से दोस्तों ये सवाल एग्जाम में लगाया जाएगा, आप लोगों को तरीका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत अच्छा और आंसर आसान कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी टाइम लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप लोग कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने में। तो सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि आज ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं है भाई? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। बस एक ही चीज़ आप लोग करिएगा कि बहुत मेहनत करते रहिएगा सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि आपसे कुछ ऐसा बोलूँ कि आप लोग, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई हम मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं नहीं। और एक बात और बता दें कि दुनिया का कोई मोटिवेशन आपका साथ तब तक नहीं देगा जब तक तुम सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे। जब तक इंसान में स्वयं को स्वयं द्वारा समझाने की क्षमता नहीं डेवलप होती है तो आप किसी का भी मोटिवेशन सुन लो, वो मोटिवेशन आपके लिए बेकार ही है। और आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे तो मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूँगा कि मोटिवेशन हर एक ही बेकार होता है, सारे मोटिवेशन बेकार होते हैं। अगर आप खुद में सोच नहीं डेवलप कर पाएंगे तो केवल मोटिवेशन इतना का यही काम कर देता है। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बचपन में अगर साइकिल चलाई हो तो साइकिल कभी कभी पंचर हो जाती थी, तो क्या करते थे कि जब हल्का कहीं पे पंचर होता था तो हवा भर के काम चला लेते थे थोड़ी देर। उतना काम मोटिवेशन कर देता है कि उस पंचर हुए टायर में हवा भर के केवल आपको काम चला देगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपको पूरी तरीके से अगर आप कहें कि ये पूरी तरीके से चल जाएगा तो वो वाला काम कभी नहीं कर सकता है। बस मोटिवेशन का इतना ही काम रहता है। तो सीधे उस पहले पंचर को जोड़ने की कोशिश करो ना सर, फिर इसके बाद आपका मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर बना रहेगा और खुद से मोटिवेट आप होते रहेंगे सर। मेरी बात को समझिएगा, आप समझदार स्टूडेंट हैं, आपको कोई के द्वारा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको समझाए आके। आप छोटे बच्चे नहीं रह गए भाई। आज के समय में इतना डेवलप समय आ गया है कि इतना ज़्यादा समय अच्छा आ गया है कि आजकल हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर इंसान अच्छा बुरा सब जानता है। कौन नहीं जानता है कि भाई ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के चलाते हैं ना, ज़्यादा तेज चलाते हैं ना। कौन नहीं जानता है कि नहीं शराब पीना गलत बात है, लेकिन फिर भी पीते हैं ना सर। सभी कहते हैं गुटखा नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खाते हैं।
हमारे पिता ही मान लीजिएगा, हम लोगों के जो पिता हैं, सभी लोगों के पिता हैं, मैं पिता की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिताजी, कई लोगों के पिता शराब भी पीते हैं, कई लोगों के पिता गुटखा भी खाते हैं। अब आप ही अपने पिता के सामने अगर गुटखा खाने लगो जाके, तो पिता तुम्हारे 4 लपेट मार देंगे। क्या मार देंगे? कहेंगे गलत बात है, और खुद कर रहे हैं तो गलत बात नहीं। तो इस संसार में हर आदमी अच्छा बुरा सब जानता है, लेकिन फिर भी वो गलत कामों को करता रहता है निरंतर तरीके से। आप में से कितने, ना जाने कितने बच्चे, सभी लोग जानते हैं कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फिर भी क्या आप लोग करते हैं पूरे मन से काम? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। बस यही है कि जानते सब हो, समझते सब हो, लेकिन फिर भी करते कुछ नहीं हो, केवल मौज में घूमा करते हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। मेरा काम पढ़ाना है, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ आपको अच्छे तरीके से, बाकी आपका काम है, आपको क्या करना है, आपकी खुद की ज़िंदगी है। ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में हस्तक्षेप मैं कर नहीं सकता भैया। चलिए खैर, देखिएगा अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है दोस्तों? एक बड़ा अच्छा सा सवाल, प्यारा सा सवाल मुझे दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। लिखा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में। ठीक, 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात, ए बी तथा सी के व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात 8:5:2 में है। 8:5:2 में है। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इसमें कोई टेंशन मत लेना सर। यदि सी का व्यय 2000 है, यदि सी का व्यय 2000 है तथा बी की बचत, बी की बचत 700 रुपये है, तो प्रश्न में पूछा गया है भाई ए की बचत ज्ञात करो। ए की बचत ज्ञात करो। ठीक, कैसे ये सवाल लगाएंगे? ध्यान से आप सभी लोगों को समझाते हैं, फिर एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए भी देते हैं। देखिएगा सर क्या करना है आपको, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, केवल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जब भी ये सवाल कभी आपके सामने आ जाए तो ये सवाल बिल्कुल पूरा सॉल्व हुआ रखा है, केवल आपको डिजिट रखने, तुरंत सवाल हल हो जाएगा। सबसे पहले ए बी सी यहाँ पर लिख लीजिएगा। सबसे पहले एक स्टेप हमारा आय का, एक स्टेप खर्च का, एक स्टेप बचत का। जैसा आपको जहां जो लगता जाए वो लिखते जाओ। आय 5:3, कोई दिक्कत नहीं, इसकी दी नहीं है तो कोई छोड़ो, उसको जाने दो। एबीसी का व्यय मतलब खर्च 8:5:2, ठीक। और दिया किसका है भैया? सी का व्यय 2000 है। सी का व्यय 2000 है, मतलब इतना तो समझदार हो ही कि इस 2 की वैल्यू सीधे दी गई है 2000, ठीक। व्यय 2000 है और लिखा है कि बी की बचत 700। यहाँ पर बचत 700 है तो ये बचत लिख दो 700। बताइए, सब कुछ लिख दिया। अब देखो सवाल में सब कुछ अपने आप काम करेगा, जरा कॉमन सेंस लगाओ। अगर 2 की वैल्यू 2000 होगी तो 5 की वैल्यू 5000 और 8 की वैल्यू 8000 नहीं होगी भाई। आप 1 का मान 1000, 5 का मान 5000, 8 का मान 8000 निकालोगे। ये स्टेप सबको आ गया। अच्छा ये बताओ दोस्त, ये खर्च है, ये भी खर्च है। अब मुझे केवल एक बात बताओ,
कोई आदमी 5,000 रुपया खर्चा किया है और उसको 700 रुपए की बचत हुई। 5,000 रुपए खर्च किए, 700 रुपए बचत हुई, इसका मतलब उसकी इनकम 5700 होगी कि नहीं होगी? भाई जब तक 5700 कमाएगा नहीं तब तक 5,000 खर्चा करके 700 बचा नहीं पाएगा। अब ये बताओ, ये इसकी आय हो गई। अगर यहां से आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 19 दिया 5700, 1 की वैल्यू 1900 बनेगी तो 19 बना 95, मतलब 9,500 रुपए बने। ये 9,500 रुपए क्या है? एक ही आय। अब ये बताओ ये क्या है? खर्च। भैया 9,500 में से 8,000 खर्चा हो गए तो बचे कितने? 1,500। ये किसकी बचत है दोस्त? एक ही बचत है। यही हमारा क्या है? आंसर। तो कैसे मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे एग्जाम में? आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल बता सकता है बेहिचक। सभी को क्लियर हो गया? चलो भाई, बहुत खुशी की बात। यही एक अच्छी चीज़ है, तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तब इतना समझ नहीं आता था, हम लोगों को बहुत धीरे धीरे समझ में आता था। कुंद बुद्धि थे, धीरे धीरे समझ आता था। आज की सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज आप लोगों को कुछ भी पढ़ाओ समझ तुरंत आएगा। 1 मिनट रुक जाइए जरा दोस्तों। चलो भाई ठीक है। आप लोगों की कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, 1 सेकंड रुक जाइए, अभी अगला सवाल बताते हैं। चलो भाई देखते हैं दोस्तों आज का अगला कॉन्सेप्ट। तो ये सवाल आपको अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो भाई हटा देते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, अगला सवाल क्या दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। यहां पर देखिएगा आपको एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सभी बच्चे समझ लीजिएगा ताकि सभी लोगों को एकदम क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। दिया गया है यहां पर तीन व्यक्ति ABC की आयों का अनुपात। 3 व्यक्ति ABC की आयों का अनुपात 4:5:6 है। 4:5:6। 4:5:6। ठीक, ये आय का अनुपात दे रखा है तथा खर्चों का अनुपात 9:8:7 है। तथा खर्चों का अनुपात 9:8:7 है। ठीक, प्रश्न है तो तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? तो तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक, यदि लिखा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 5
1/4, यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान से समझिए। मैं एक सवाल आपको आराम से समझाता हूं, इसके बाद एक सवाल आप लोगों को लगाने के लिए दूंगा। एक सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूं, आप केवल ध्यान दो कैसे आप इस सवाल को लगाओगे, जरा गौर करो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 व्यक्ति ए बी सी की आय दी गई, ए बी सी। आय क्या है, 4 है, 5 है, 6 है, आय लिख दी, ये तो हो गई आय। इसके बाद भैया कह रहा है खर्च, खर्च क्या दिया गया है, 9, 8, 7। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा देखते ही दिमाग में बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे कोई आदमी 4 कमा के 9 खर्चा कर सकता है, लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा देखने में लगता है सर, लेकिन सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा सवाल कई बार गलत लग जाता है, पेपर में उन्हें लगता है कि ये सवाल गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही सवाल है। तो कैसे आप समझोगे इस सवाल को कि क्या करना है इस सवाल में? तो इसमें तो भाई आपको कुछ नहीं, बस एक ही हथियार है कि सबसे पहले इसमें x और इसमें y का गुणा कर दो, बिना कुछ संकोच किए ऐसा कर दो, माइंड ज्यादा खराब मत करना। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी, अगर ये सवाल आप सही तरीके से लगाना चाहते हो तो सिर्फ ये लाइन पढ़ो, ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। तो चलो बाकी मैटर इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ दोस्त, किसकी बचत का जिक्र कर रहे हैं? ए की बचत का जिक्र कर रहे हैं। आपसे कह रहे हैं ए की बचत उसकी आय का 1/4। पहले तुम ए की बचत निकालो, बचत कितनी, 4x आय, 9y खर्च। तो अगर बचत निकालोगे तो आय में से खर्च घटाओगे, मतलब आपके हिसाब से ए की बचत अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 4x - 9y, ऐसा ही तो बोलोगे, ये बचत है। लेकिन ये बचत किसका, आय का 1/4 है। तो आय कितना है, 4x/4। तो आप लिख सकते हो बराबर 4x/4। देखो दोस्त, इससे ये कट गया, ये x इधर आएगा और 9y उधर जाएगा, तो 3x बराबर कितने y, 9y। तो x/y बराबर 3:1। बताइए समझ आया कि नहीं आया? अब अनुपात जब आपको मिल गया तो ये अनुपात यहाँ पे चपकाते जाओ, x का मान 3 और y का मान 1 रखो। यहाँ पर 3 रखोगे, 3 चौको 12, यहाँ पे 3 पचे 15, यहाँ पे रखोगे तो 6 तिया 18, ठीक। यहाँ पर देखो रखोगे 1 तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 8, ये बचेगा 7। अब हमें बतानी क्या है बेटा, हमें यहाँ पर इनकी बचत बतानी है। 12 में से 9 खर्चा तो बचे 3, 15 में से 8 खर्चा बचे 7, 18 में से 7 खर्च हुए तो बचे कितने, 11। ये रहा हमारा आंसर। तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को एग्जाम में सॉल्व करोगे, बताइए सर समझ आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो ये काफी अच्छे लेवल पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये सवाल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। मेन जो इस सवाल का पॉइंट था वो ये पॉइंट था जो आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। अगर ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो सवाल आप अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। चलो भाई ठीक। बेटा रोमित जी मेरी बात सुनो, ये देखो लिखा क्या है, बचत आय का 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है बेटा कितना, 1/4। ये बताओ आय का 1/4, आय कितनी है 4x, और उसका अगर आप 1/4 करोगे तो 4x का गुणा 1/4 लिखोगे या डायरेक्ट 4 लिख दोगे, बात एक ही। बताइए रोमित जी समझ आया कि नहीं? चलिए सर एक और ऐसा क्वेश्चन करवा दें। चलो भाई आप कह रहे हो सरोज जी तो मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसा ही करवा दूंगा, चिंता मत करो। शिवम बेटा एक काम करते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा देते हैं शिवम, कि यही वाला रिपीट कर दें। बताइए सर शिवम जी एक ऐसा ही क्वेश्चन और करवा दें तो आपका रिपीट भी हो जाएगा और सवाल भी आपको समझ में आ जाएगा। सभी को क्लियर हो रहा है? चलो भाई बहुत अच्छी बात। देखो रोमित बेटा चलो भाई ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा।
एक और अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। अब की जो क्वेश्चन आपको लिखने वाले हैं ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। जो अब प्रश्न लिख रहा हूं वो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रश्न को समझिएगा ताकि आप सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं भाई, बहुत आराम से समझिए सर, बड़ा मजा आएगा आपको सवाल समझने में। देखिए सर, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगला सवाल क्या है दिया गया है यहाँ पर दोस्तों, ये आपके एसएससी के एग्जाम में बेटा पूछा गया था, इसलिए ध्यान से सभी लोग समझिएगा। लिखा है एबीसी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ए यहां लिखिए, ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। 7:9:12 है, ये भाई आय का अनुपात है, तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। तथा उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। ठीक, खर्च का अनुपात दिया है भाई। और क्या लिख रहा है भाई, कर का यदि ए की बचत उसकी आय का, यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 हो तो तीनों के बचत का अनुपात क्या होगा? तीनों के बचत का अनुपात क्या होगा? वैसे ये सवाल आर.एस. अग्रवाल किताब में भी मैंने करवाया है, कई बच्चों ने शायद देखा हो। ठीक, लेकिन आप लोग सभी लोग समझिएगा कैसे ये सवाल लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, दोबारा से मैं समझा देता हूं, सभी लोग बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले यहां पे ए बी सी का जिक्र करते हैं, ए बी सी। एक बात बताओ दोस्त, 7x 9x 12x ऐसा लिखेंगे? ये क्या हो गई भाई? आय हो गई। क्या हो गई? आय। अब इसके बाद लिखते हैं भाई क्या? खर्च। चलो खर्च लिखो। खर्च कितना दिया है? 8 9 15, तो 8y 9y 15y। ठीक, 8y 9y 15y। अब इन्होंने कर रखा है कि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। ए की बचत उसकी आय का कितना है? 1/4 है। अब यही स्टेप हमें सॉल्व करना है। एक बात बताओ, हम अगर अपने कॉमन सेंस से सोचें तो ये बताओ, हमारा कॉमन सेंस ये कहता है कि आय है 7x, खर्चा है 8y, तो अगर हम इसकी बचत निकालेंगे तो बचत कैसे निकालेंगे? 7x - 8y। ये बताओ, इसकी बचत निकली, ये तुम्हारी बचत, लेकिन बचत क्या है? आय का 1/4। तो आय का 1/4 करोगे तो 7x और बटे में क्या? 4। अब यार कटेगा नहीं तो इधर गुणा करो, क्या आएगा? 4 × 7 = 28x, 4 × 8 = 32y और बराबर 7x। आप सॉल्व करोगे तो ये 21x और बराबर 32y, तो x बटे y का मान आया 32/21। ठीक, अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए? वैसे x का मान 32 रखो और y का मान 21 रखो और सवाल को सॉल्व करो। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, जरा ध्यान दो। फिर मैं एक थोड़ा सा विधि भी आपको बताऊंगा, पहले आप ऐसे सॉल्व कर लो। यहां पर जरा 32 रखो, तो 7 दूनी 14 का 4, यहां पे मैं लिख रहा हूं 7 दूनी 14 का कितना आया दोस्त? 4 आया, और 7 तिया 21 1 22। ठीक, अब इसका मान 21 रखो, 21 21 8 8 1 8 8 दूनी 16,
168, ठीक, ये इसकी खर्च आ गया। अब 9 रखोगे तो 9 दूनी 18 का 8 आएगा और 9 तिया 27, 1 28 आएगा। फिर 9 एकम 9 आएगा, 9 दूनी 18 आएगा, ठीक। 12 रखो तो 12 दूनी 24 का 4 आएगा और 12 तिया 36 और 2 38 आएगा, ठीक। यहां पर रखेंगे तो भैया जी 15 एकम 15 का 5 आएगा और 15 दूनी 30 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 30 1 31 हो जाएगा। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं हो रहा। अब ऐसा करिए घटाते जाइएगा, यहां पर घटाएंगे तो यहां पर 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6, ये 5 आ गया 56। ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे 99, यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पर कितना बचा 7 में से 1 गया 6। तो आपका आंसर आ गया 56, 99, 59। तो कैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे बताइए सर, समझ में आया कि नहीं आया। कहीं किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। तो अगर इस तरीके से आपके सामने सवाल आएगा तो आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बताइए सर। सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, सबको समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। 56, 99, 69। तो कैसे आपको ये सवाल सॉल्व करना है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। बचत में 2 से मल्टीपल करते हैं। चलिएगा देखते हैं सौरभ बेटा, चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो। सभी को आ गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको इस सवाल में एक थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा, छोटा सा शॉर्टकट। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं लग रहा कि थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो देखो एक कैलकुलेशन कम करने का मेरे पास थोड़ा सा जुगाड़ है। अगर आपका कॉमन सेंस काम करेगा, देखो जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लगाने का तरीका यही है, लेकिन मैं एक कैलकुलेशन थोड़ा सा बताऊंगा, शायद आपको सवाल लगाने में सहूलियत हो। देखो कैसे, देखना क्या करता हूं, इसको मैं अपने माइंड में ऐसे लिख सकता हूं, देखो 7x 7y और y 8y हो जाएगा, ठीक। इसको देखो 9 डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई, और यहां पे देखो 12 x माइनस वाई और माइनस का 3y, ऐसे मैंने लिखा। अब देखो आप देखो x माइनस वाई जरा चेक करो, x माइनस वाई कितना है, तो आप बोलोगे x माइनस वाई का मान यहां पे निकल रहा है 11। अब रखो 11 सते 77 और माइनस 21, देखो 56 आ गया। ये रखोगे 11, यहां पे 11 निमा 99 आ गया। अब ये यहां पे 11 रखोगे तो 11 12 में 132 आएगा पहले, ठीक, और माइनस 3y 21 63 आएगा। जैसे ही आप घटाएंगे 69 आएगा। इस तरीके से भी सवाल अगर आप लगाना चाहें तो ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये केवल मैंने कैलकुलेशन करने का एक मेथड बताया, आप ऐसे चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं। इसमें अगर आप नहीं सोच पाए तो हो सकता है कि पेपर में गलत कराओ। सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलो भाई बहुत अच्छा है। कहीं अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं, मैं आपकी सारी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल बिना टेंशन के बिंदास होके पढ़िएगा। बस आप लोगों से बस वही वाला अच्छा है ना रोहित बेटा? चलो भाई बहुत अच्छी बात। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, हर कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर हो रहा होगा। और अगर मुझसे किसी प्रकार की आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल कोई कंप्लेन हो तो बेहिचक बताइएगा। सर मैंने आपसे क्या कहा, मैं आपसे शुरुआत से बोलता आया हूँ, मेरा काम ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं है, मेरा काम जब आप खुशी के मन से पढ़ो। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब गुरु और शिष्य का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता हो कि एक तरीके से जब वो एक दूसरे को महसूस करें तभी वो रिश्ता मजबूत कहलाता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरी सारी बातें समझ में आए और उनके हृदय में मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट हो, बहुत सारा प्यार हो, तभी मैं उनको अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, बस एक बात मैं आपसे रोज बोलता हूँ, इस समय मुझे आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप सभी बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं, जोड़िएगा दोस्तों।
जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे शशांक, आलोक जैसे कई ऐसे बच्चे हैं, जो गोपाल वगैरह कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो 2-2 3-3 स्टूडेंट, 4-4 स्टूडेंट्स के एडमिशन भी करवा रहे हैं। कई और बच्चे भी ऐसे हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों से ये अनुरोध है कि आप लोग एक छोटा सा प्रयास अपने स्तर के लिए करिएगा। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट तक जोड़ सकेंगी तो हो सकता है उस समय आपके पास तैयारी करने का अवसर ना हो और आप सही तरीके से पढ़ाई ना कर पाएं। आप बोलिएगा सर, आप जितना मेरे लिए ये करेंगे मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, और आप लोगों के लिए जो हृदय में मेरे प्रेम है वो हमेशा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मेरे लिए प्रयास नहीं कर रहा है उसको मैं प्यार नहीं करता हूँ। बस एक अपनी अपनी भावना रहती है कि थोड़ा सा आप अपने टीचर के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो बस एक छोटा सा सहयोग कर दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मैसेज पहुँचा दिया करिएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। ठीक है, अब अगली क्लास, अभी आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।